ओके गाइज, इलस्ट्रेशन 61 बाकी आप उसे आज वो सारे हमारे तैयार हो जाएंगे। जितनी भी 42 वीडियोस थी हमारी क्रैश कोर्स की, अब ये 43 भी होगी आज। तो हमने सबके लिए कवर पेज बनवाने शुरू कर दिए हैं। 5-7 के तो बन भी गए हैं शायद थंबनेल, है ना। तो आज सब रेडी हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन वगैरह आप शेयर कर दीजिएगा एक बार प्लीज अपने अपने व्हाट्सएप पर, क्योंकि ये जो मंथ है आप लोगों के फ्रेंड्स के बहुत सारे मतलब आपके फ्रेंड्स होते ही हैं इधर उधर के सीबीएसई के 12th के, तो एक बार थोड़ा हमारा भी बेनिफिट हो जाएगा और उन लोगों के लिए तो अल्टीमेट बेनिफिट है ही। मैंने सारी वीडियोस में कल तक मेरे कंप्लीट, क्योंकि मैंने बच्चे को जिम्मेदारी दे दी, उसने 8-10 वीडियोस में तो आज सेट कर भी दी हैं। तो आप ध्यान से इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा। उसमें इंस्टाग्राम का भी लिंक है, टेलीग्राम का भी लिंक है, फेसबुक का भी लिंक है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन भी आ गया है ना। और सारी वीडियोस पे मैंने क्रैश कोर्स की पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से करके, और सबसे मेन चीज ये है कि बच्चे को ये बेनिफिट रहेगा कि मैंने उस बंदे को जिसको अपॉइंट किया है, उस बंदे को बोला है कि पूरी, वो अकाउंटेंसी का ही बंदा है, उसको बोला गया है कि पूरी वीडियो आप सुनिए मेरी। उसने पूरी 2 दिन के प्रॉमिस किया है। 42 वीडियोस जो मैंने बनाई है उसको वो सुनेगा, और उसमें जितने भी क्वेश्चन, भले ही मैंने एक क्वेश्चन में एक लाइन उठाई हो, हर क्वेश्चन की 1-2 लाइन ही तो चेंज है, वो जो मैंने डिस्कस की है उन सबको डिस्क्रिप्शन में वो डालेगा, तभी तो सर्च में आता है। टैग वर्ड्स जब उसमें ज्यादा से ज्यादा लगते हैं, सीबीएसई, एनसीईआरटी, वन शॉट रिवीजन, इस तरीके के टैग वर्ड्स उसमें सब लिख दिए गए हैं वीडियोस में। तो आप लोगों से भी ये सपोर्ट चाहिए हमको कि आप इसको एक दिन अपने चैनल पर मतलब अपने ग्रुप्स में या जो भी अपने फ्रेंड सर्कल में, वहां पर आप इसको सर्क्यूलेट कर दें, ताकि जो नीडेड पर्सन है उनको भी थोड़ा बहुत रिलैक्स मिल सके। काफी सारी इंफॉर्मेशन उनको मिल जाएगी उसमें से, ठीक है। चलिए, तो ठीक है। इलस्ट्रेशन 61 टीएस ग्रेवाल, इसमें बोला गया बेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ Xylo लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2022 प्रिपेयर इट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट। वो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बनाना है, वो बंद करके फालतू चल रही है और ये गर्मी क्रिएट होगी उससे। तो भाई इसके अंदर आपको देखो जो 3-4 लाइनें मुझे डिस्कस करनी है वो ये है। सबसे पहले आप देखेंगे क्वेश्चन के अंदर 12% प्रेफरेंशियल कैपिटल लिखा हुआ है, एडजॉस्ट नहीं भाई, ये ट्यूबलाइट तूने जो स्विच लगाया वो डायरेक्ट है। 12% प्रेफरेंशियल कैपिटल, 12% प्रेफरेंशियल कैपिटल के अंदर आप देखिए बिगिनिंग में हमारा कितना लिखा हुआ है 2 लाख, और क्लोजिंग में कितना है 1 लाख। तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आता है कि 1 लाख रुपए हमारा रिडेम्पशन हुआ है। नीचे एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है, सेकंड पॉइंट एडजस्टमेंट का, प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम एट पार ऑन 31 मार्च 2022। तो ये चीज तो हमने शायद कल भी डिस्कस की थी कि जब क्लियर कर देगा तो अब आप समझ रहे हो कि प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट आपने कब किया है, एंड में। तो जो आपको प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड देना रहेगा वो कौन से बैलेंस पर देंगे आप, 2 लाख पर, क्योंकि जो 1 लाख रुपए का रिडेम्पशन हुआ है वो क्लोजिंग डेट पे हुआ है, ठीक है। तो पूरे 2 लाख रुपए एंड डेट तक आपके पास बने रहे थे, फिर जाकर के आपने 1 लाख रुपए का रिडेम्पशन किया है तो सामने वाले को आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। लेकिन डिविडेंड देने से पहले आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि इक्विटी डिविडेंड प्रोवाइड हुआ है या नहीं। इस क्वेश्चन में हुआ है, हाँ ये है ना 4th पॉइंट, इसमें लिखा गया है कि द कंपनी डिक्लेयर्ड एंड पेड इंटरिम डिविडेंड। मैंने कहा था ना इक्विटी का कोई सा भी डिविडेंड मिल जाए, फाइनल और प्रपोज डिविडेंड नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अगर इक्विटी पर इंटरिम मिल जा रहा है तो वो भी कंसीडर कर लिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड देने के लिए। तो इन द कंपनी डिक्लेयर्ड एंड पेड इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर एट द रेट, ध्यान से सुनना, एट द रेट 40 पर शेयर आउट ऑफ जर्नल रिजर्व। इट डिड नॉट प्रपोज फाइनल डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, मतलब इक्विटी शेयर पे फाइनल डिविडेंड तो नहीं है, लेकिन जो इंटरिम डिविडेंड दिया गया है ना बच्चों, वो आपने जर्नल रिजर्व में से दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि कितना आपने इसमें डिविडेंड इक्विटी पर दिया होगा। तो भाई इसके अंदर आप ये समझ सकते हैं कितना डिविडेंड दिया होगा। आप जरा अपने इक्विटी का फ्लो पता करो, इक्विटी शेयर का अपना फ्लो पता करो बेटा। एक्चुअली देखो आप है ना, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो आपके पास दिए नहीं है, आप मेरी बात समझो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपके पास है नहीं क्वेश्चन के अंदर, ना एक शेयर कितने का है ये भी नहीं पता, तो आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पता नहीं कर सकते। दूसरी चीज कि आप 40 का मल्टीप्लाई कर लें, आप जैसे तो बोले ना 40 पर शेयर, उस 40 का कोई यूज ही नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नहीं है, ना इसमें आप फाइंड कर सकते और ना आपको परसेंटेज दिया हुआ है।
इक्विटी कैपिटल पे आप कैलकुलेट करें, तो आप क्या करेंगे, उसने आपको एक हिंट दी है कि जनरल रिजर्व में से आपने डिविडेंड दिया है, तो विदाउट एनी प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको ये एज्यूम कर लेना है कि जनरल रिजर्व में जो फ्लो हुआ है, जो जनरल रिजर्व हमारा जितना डिक्रीज हुआ है उतना ही आपने डिविडेंड प्रोवाइड किया। तो आपका जनरल रिजर्व बिगिनिंग में था 3,75,000, क्लोजिंग में आपका जनरल रिजर्व बन गया 1,35,000, तो जो डिफरेंस आ रहा है 2,40,000 का आ रहा है, यानी कि आपने 2,40,000 रुपए का डिविडेंड दिया है, तो वो आपका हो गया डिविडेंड पेड। लेकिन दूसरी मुद्दे की बात कि ये डिविडेंड आपने दिया कहां से है, ये डिविडेंड आपने जनरल रिजर्व में से दिया है। इस वजह से जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की कैलकुलेशन करने जाएंगे, तो जो आप डिविडेंड पेड आप इसमें क्या करते थे, प्लस करते थे, वो आप वापस प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि जब आपने डिविडेंड अपने प्रॉफिट में से दिया ही नहीं है तो आप उसको एडिट बैक क्यों करने लगे। बात समझ में आ रही है? तो फिर लेकिन हाँ, डिविडेंड तो दिया है ना आपने, इस वजह से आपका ये जो डिविडेंड है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, 2,40,000 माइनस हो जाएगा। बट जो दूसरी जगह जाया करता था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की कैलकुलेशन करते समय डिविडेंड पेड को जो जोड़ा जाया करता था वो नहीं होगा। और बाकी दूसरी चीज क्या नहीं होगी, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व तो एक्चुअली इसके अंदर है ही नहीं, क्योंकि जनरल रिजर्व आपका डिक्रीज हुआ है ना कि इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट तो बनता ही है। पूर्वी बी अटेंटिव, बेटा ट्रांसफर फ्रॉम हुआ है ना, तो लेकिन वो उससे कनेक्ट नहीं होगा ना भाई, वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं किया जाएगा ना, उसमें तो वही गिनती की 6 चीजें की जानी जो मैंने बताई है। जब हमने प्रॉफिट में से ट्रांसफर किया होता तब उसको, क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग और वो एप्रोप्रिएशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो गया, जबकि हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बिफोर एप्रोप्रिएशन। इस वजह से हम ट्रांसफर टू रिजर्व वगैरह को एडिट बैक कर रहे होते हैं कि जो भी हमने प्रोविजंस की, जो भी हमने एप्रोप्रिएशंस की हैं, वो हमें नहीं चाहिए, वो वाला प्रॉफिट नहीं चाहिए जो आफ्टर एप्रोप्रिएशन आया, हमें बिफोर एप्रोप्रिएशन चाहिए। इस वजह से हम चीजें उसमें एडिट बैक करते हैं, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और मुझे आपके साथ डिस्कस करना है बेटा, यहां पर लिखा गया है थर्ड पॉइंट में, डिवेंचर वर रिडीम्ड ऑन 1 जनवरी। देखो इसमें क्या हुआ है कि आपके जो डिवेंचर है वो ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट किया गया, तो इसीलिए इसका फर्क इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पर पड़ेगा। ये खेल क्या उसमें नहीं चलेगा, शेयर में नहीं चलेगा, डिविडेंड की कैलकुलेशन में इसका कोई इंपैक्ट नहीं है ड्यूरिंग द ईयर का। बट डिवेंचर को अगर आप रिडीम कर रहे हो या इश्यू कर रहे हो ड्यूरिंग द ईयर, तो उसका इंपैक्ट इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में आएगा। जैसे आप देखिएगा, आपके पास सबसे पहले तो इंटरेस्ट की जो परसेंटेज है वो 9% है, पहली बात। दूसरी बात, आपका जो डिवेंचर है वो बिगिनिंग में 2,50,000 था, क्लोजिंग में हो गया 2 लाख, यानी कि 50,000 रुपए का आपने रिडेम्पशन किया है। लेकिन आपने ये जो रिडेम्पशन किया है 50,000 का, वो कौन सी डेट पे किया बेटा रिडेम्पशन, वो आपने किया 1 जनवरी 2022, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 दिसंबर 2021 तक आपने पेमेंट 2.5 लाख रुपए के डिवेंचर में से कुछ भी पेमेंट आपने नहीं किया। तो फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू 31 दिसंबर 2022 जो इंटरेस्ट निकलेगी वो कितनी निकलेगी बेटा आपकी, वो इंटरेस्ट आपकी निकल करके आएगी, हाँ 31 दिसंबर 2021 तक जो इंटरेस्ट निकलेगी वो 2.5 लाख रुपए पर 9% से 9 मंथ की निकलेगी, 9% से 9 मंथ की, ठीक है। और जो भी निकल आएगी फिर बाकी फ्रॉम 1 जनवरी 2022 टू मार्च 31 2022 आपको 2 लाख रुपए पर, क्योंकि 50,000 रुपए आपके पेड ऑफ हो गए, ठीक है, 2 लाख रुपए पर 9% से 3 महीने का आप निकाल लेंगे, जो दोनों आएंगी इंटरेस्ट वो आप जोड़ देंगे, वो आपकी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कंसीडर की जाएगी। और फिर उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो आप अच्छे से जानते ही हो, कल की वीडियोस 1 घंटा 35 मिनट समथिंग की हुई थी, उसमें हमने डिस्कस कर लिया था। अच्छा, इसमें एक चीज और मुझे बतानी है, आप अपने नोट्स टू अकाउंट्स में देखिए, सरप्लस लिखने का स्टाइल, मैं हर एक छोटी चीज को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये सबको देखना है कि कौन, मतलब सभी का ख्याल रखा गया है, इंटेलिजेंट बच्चों का भी और थोड़े से जो वीक है उनका भी, कि उनको कहीं गलती करने का मौका ना मिले। तो भाई आप अपने सरप्लस को देखिए, आपके पास बिगिनिंग में ब्रैकेट बना हुआ है, यानी बिगिनिंग में आपके पास माइनस के 50,000 रुपए थे, यानी कि लॉस था आपके पास, और क्लोजिंग में आपके पास 1,15,000 हो गए। तो आप इसकी कैलकुलेशन ऐसे करना कि माइनस के 50,000 में से माइनस करेंगे 1 लाख,
15,000। नहीं, मैंने गलत बोल दिया, एक्चुअली क्लोजिंग में से ओपनिंग घटाते हैं ना, सॉरी। 1,15,000 में से माइनस करेंगे माइनस के 50,000, तो ये माइनस माइनस उल्टा प्लस हो जाएगा। 1,15,000 प्लस 50,000, तो ये हो जाएगा करीब 1,65,000। तो आपको जो प्रॉफिट चाहिए होगा आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशंस, वो आपको लिखना पड़ेगा 1,65,000 फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। वहां पर जो नेट प्रॉफिट आप लिखेंगे वो 1,65,000 लिखेंगे। ये गलती नहीं होनी चाहिए आपसे ना। डिवेंचर हमने डिस्कस कर लिया, बैलेंस हमने डिस्कस कर लिया, जनरल लेजर हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, एडजस्टमेंट हो गई, बस हो गया। ठीक है गाइस, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे मतलब पीछे की तरफ। जल्दी जल्दी सुनो, ठीक है, भी डिस्कस कर लेंगे। डोंट टॉक, हिलना भी नहीं है, मजबूरी है मेरी। एग्जाम्पल 21, इलस्ट्रेशन 21 टीएस ग्रेवाल, इलस्ट्रेशन 21 टीएस ग्रेवाल। ये अभी डिस्कस भी हुआ था ना कल तक। ठीक है, देखिए मुझे कुछ जो चीजें अलग लगी हैं वो मैं पकड़ के लाया हूं, क्योंकि ये वन शॉट रिवीजन है, तो मैक्सिमम बातें डिस्कस हो जाए आपके साथ। देखिए भाई, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट, ध्यान रखिएगा जो रिवीजन हो रहा है वो सिर्फ उस प्रोस्पेक्टिव से हो रहा है कि सैंपल पेपर में आपको तकलीफ ना आए करने में। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। भाई इसमें केवल आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की कैलकुलेशन करनी है। वैसे मैं आपको बता ही चुका हूं, एक और ओवरलुक जल्दी से ले लेते हैं। दोनों सरप्लस का डिफरेंस करते हैं, चार चीजें गिनती की जोड़ते हैं। अगर सरप्लस से जा रहे होते हैं, वो चार चीजें क्या होती है? ट्रांसफर टू रिजर्व, डिविडेंड पेड, प्रोविजन फॉर टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। और लेस गिनती की दो चीजें करते हैं, रिफंड ऑफ टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम। सो ये हमें मतलब की चीज मिल जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या यूनिक है। भाई आपको सरप्लस दिया हुआ है, ओपनिंग में दिया 50,000, क्लोजिंग में दिया 1,18,000, कॉमन बात है। इसके बाद आपको डिविडेंड पेड दिया हुआ है 36,000, इंटरिम डिविडेंड पेड दिया हुआ है 45,000, ट्रांसफर टू रिजर्व दे रखा है 50,000, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड दिया है 75,000। तो यहां तक तो कोई पंगा नहीं है, सारी चीजें मतलब की है ना। इसके बाद रिफंड ऑफ टैक्स आपको पता है माइनस हो जाएगा, अभी मैंने डिस्कस कर ही लिया था, है ना। एक चीज है इसमें, लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर, आपके स्टॉक्स में आग लग गई, उसकी वजह से आपका नुकसान हो गया, दिस इज अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस या लॉस, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, एक है आपका इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड फॉर एबव लॉस, और उसके रेफरेंस में आपको पैसे मिल गए, तो ये क्या हो गया? आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम हो गया। और एक और मन में ख्याल रहता है कि क्या सर हमको एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम और एक्सपेंसेस रिलेटेड विद फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्या उनको भी कंसीडर करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी की कैलकुलेशन करते समय? तो आंसर इज यस। अगर वो फाइनल स्टेटमेंट बनाते समय, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते समय अगर वो प्रॉफिट में से डिडक्ट किए गए हैं या ऐड किए गए हैं, तो यस आपको उनका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन ऑन दी कॉन्ट्रेरी आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि यहां आप क्या कर रहे हो, यहां एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस और इनकम, यहां भी आपने एक्सपेंसेस को प्लस किया और इनकम को माइनस किया है। लेकिन ये जो दोनों आपके एक्सपेंसेस और इनकम है, इनको अगर आपको दिखाना होता दूसरी जगह, तो आप कहां दिखाते? सेम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाते, क्योंकि ये आपके गुड्स से रिलेटेड है। लेकिन अगर कोई दूसरा आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस और इनकम होगा जो कि फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होगा, तो आंसर इज यस कि उनको आप प्लस माइनस यहां तो करोगे, लेकिन साथ ही साथ उनको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एक्सपेंसेस को माइनस और इनकम को प्लस ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आफ्टर कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर आफ्टर टैक्स के बाद उनको प्लस माइनस आप नहीं करोगे, उनको अपनी अपनी एक्टिविटी में प्लस माइनस करोगे। तो ये जो कंफ्यूजन था वो मैंने क्लियर कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इलस्ट्रेशन 22, टीएस ग्रेवाल ही चल रहा है, डीके की जब बात होगी मैं बोल दूंगा। इलस्ट्रेशन 22, इसमें मुझे केवल एक पॉइंट डिस्कस करना है, हर एक पॉइंट खींचना है, इसलिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को आपको क्या करना रहेगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में आपसे पूछा गया है, इसमें आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की कैलकुलेशन करनी है। तो बच्चों प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आप
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, कौन बताएगा? हाँ, क्योंकि ये एक तरीके से एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस का काम करेगा। इसको वहां मत दिखाया ना नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम के अंदर मत दिखाया ना, इसको यहां कंसीडर करना है। इसके रिगार्डिंग एक नोट भी है। देखो कंफ्यूजिंग पॉइंट्स होते हैं, इसीलिए निकाल के आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं कि आपकी कोई भी कहीं से भी नंबर ना कटे यहाँ पे, और इसीलिए आपको वीडियो दी जा रही है कि घर पे एक बार सुन लेना। आई रिक्वेस्ट अगेन इन वीडियोस को सुनना, क्योंकि इनको सुनने के बाद जब आप थकान महसूस करो इनको सुनना कान में लगा के, क्योंकि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट्स घूमेंगे। इनमें कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए गए 42 वीडियोस में। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के अंदर 50,000 रुपीज हमें ऐड किए एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस मान करके। क्यों? देखिए इसमें लिखा हुआ है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज रिटन ऑफ इन द ईयर दे आर इनकर्ड। इसका रूल होता है, आप जानते हो कि जिस ईयर में ये होते हैं उस ईयर में इनको प्रॉफिट में से रिटर्न ऑफ, वैसे तो इनको सिक्योरिटी प्रीमियम में से रिटर्न ऑफ किया जाता है ना सबसे पहले। इट इज शोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिकॉज इट इज नीदर इन्वेस्टिंग, ना तो ये इन्वेस्टिंग है और ना ही ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बिकॉज इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी। ये आपकी ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। प्रपोज, अच्छा ठीक है, प्रपोज डिविडेंड की तो कोई बात हुई नहीं इसके अंदर, वो तो दूसरा टॉपिक है, उससे मतलब नहीं है। नहीं, वो टॉपिक नहीं डिस्कस करने वाला, वो तो कल कर चुके थे। इसके बाद चलते हैं गाइस एग्जाम्पल 27, इलस्ट्रेशन 27 टीएस ग्रेवाल। मैंने इस पे सेल्फ लिखा है तो घर से खुद कर लेना, पर जो मैं सेल्फ लिख रहा हूं वो कर लेना, क्योंकि वो प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से डाले मैंने। एग्जाम इलस्ट्रेशन 30, देखिए इसमें भी एक पार्ट डिस्कस करना है मुझे आपसे। एक पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है 10% नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, है ना। आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 10% नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इसमें आपको दो फिगर दी हुई है। बिगिनिंग में आपको बैलेंस दिया हुआ है 60,000, क्लोजिंग में आपको बैलेंस दिया हुआ है 1,60,000। बिगिनिंग में 60,000 और क्लोजिंग में 1,60,000, यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट और बढ़ाया है, एक तरीके से परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, तो इसमें मैंने क्या बोला था कि ये जो 10% है, वैसे मैं कल इसको डिस्कस कर चुका था, बट फिर भी समझ लो कि अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी अपनी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है। बच्चे पेपर में कंफ्यूज होते हैं कि 10% किस पे निकालना है, तो आपकी अपनी मर्जी है, किसी पे भी निकाल दो। बिगिनिंग पे निकालना चाहो बिगिनिंग पे निकाल दो, क्लोजिंग पे निकालना चाहो क्लोजिंग पे निकाल दो। नोट देना कि विदाउट एनी इंफॉर्मेशन हमने इसको ऐसे एज्यूम किया है कि जो 1 लाख रुपीस के इन्वेस्टमेंट्स हमने परचेज किए हैं वो हमने बिगिनिंग डेट पे किए या फिर क्लोजिंग डेट पे, उसी हिसाब से आपको इसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। समझ में आ गया? वैसे नॉर्मली कोशिश किया करो एंड में मानने की, पर ऐसा कोई फैक्टर नहीं है मतलब कोई, बट मैं तो देखा है ज्यादातर कोई बुक्स में सॉल्यूशन जो किया है वो क्लोजिंग डेट पे इश्यू या परचेज वगैरह मान करके कर लिया उसने। तो अगर आप ये मानोगे कि इन्वेस्टमेंट आपने 1 लाख रुपए के लास्ट में खरीदे हैं, तो फिर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगी इन्वेस्टमेंट पर वो केवल 60,000 रुपए मिलेगी, क्योंकि 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट तो आपने लास्ट में किया है ना, तो उस पर अभी थोड़ी ना मिल जाएगी। तो जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको केवल 60,000 रुपए पर इंटरेस्ट दिखानी पड़ेगी बुक ऑफ अकाउंट्स में। वो आप जानते ही हो कि इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कहाँ जाती है, नहीं तो वीडियोस देखो। इलस्ट्रेशन 32, देखिए भाई डिस्कस करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चनों में बच्चे थोड़े से भिनक जाते हैं। शायद ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन कुछ आया भी था तुम्हारा पेपर में ना, बड़े टेंशन से में आ गए थे बच्चे कि करना क्या है। देखो भाई जिसको पता है फॉर्मेट उसको तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि किसी भी रूप में क्वेश्चन आ जाए आपको तो फॉर्मेट याद होना चाहिए कि उसके अंदर कंटेंट क्या यूज हो रहे हैं। जिसको पूरा फॉर्मेट अच्छे से लर्न है उसको दिक्कत बहुत कम आएगी। क्यों? आपको भले ही क्वेश्चन के अंदर, देखो इस क्वेश्चन में क्या दे दिया है, टीएस ग्रेवाल इलस्ट्रेशन 32 में क्या दे दिया गया है कि आपको इसके अंदर एक तो आपको बना के दे दिया है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल 2 इयर्स का, एक्चुअली 1 ईयर का, 2 इयर्स का नहीं 1 ईयर की इंफॉर्मेशन दी है। एक तो आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बना के दिया गया है, एक आपको उसका नोट्स टू अकाउंट्स भी दिया गया है। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का भी तो नोट्स टू अकाउंट्स होता है ना। और इसके अलावा बेटा आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन वो 2 इयर्स की दे दी गई है, जिसमें आपके करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट्स हैं। तो अब आपको बोला गया है इस क्वेश्चन के अंदर आपको कैलकुलेट करनी है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आपको पता होना चाहिए ना, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत क्या है। आपको जो मालूम है कि फॉर्मेट क्या था, सबसे पहला हमारा फॉर्मेट होता है नेट प्रॉफिट बिफोर
टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। गाइस आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, आपको पीएनएल स्टेटमेंट दिया है। आप जानते हैं कि जब पीएनएल स्टेटमेंट आपको दिया होता है तो एप्रोप्रिएशन की रिगार्डिंग तो कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि स्टेटमेंट में थोड़े ना एप्रोप्रिएशन होते हैं, तो रिजर्व एंड सरप्लस के नोट्स टू अकाउंट में होते हैं बैलेंस शीट बनाते समय। तो आपको एक तो ये बात ध्यान रखनी है कि आप एक्चुअली इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाने जा रही है मैम, इसमें आप लगाइएगा कि पीएनएल स्टेटमेंट का जो प्रॉफिट होता है ना, उसकी मदद से जो हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं, जो मैंने कल आपको डिस्कस किया था, बोला था कि दो टाइप होते हैं। एक आप नेट प्रॉफिट जो है, मतलब एक आप जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आप पीएनएल स्टेटमेंट के प्रॉफिट से भी निकाल सकते हो। उसमें अगर जाओगे तो गिनती की, मैंने आपको बोला था गिनती की दो चीजें ऐड होंगी और दो चीजें लेस होगी। पहली चीज जो ऐड होगी वो क्या होगा, सबसे पहले तो आप पीएनएल स्टेटमेंट का जो प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स वो ले लेंगे, राइट, क्योंकि पीएनएल स्टेटमेंट का जो प्रॉफिट आता है वो आफ्टर टैक्स ही होता है ना, टैक्स तो उसके अंदर प्रोविजन तो कर दिया जाता है। तो एक तो आप क्या करेंगे बेटा, एक तो आप उसमें से नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लेते हैं, फिर आपको दो चीजें ऐड ऑन करनी होती है, एक आपको प्रोविजन फॉर टैक्स करना होता है और एक आपको करना होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। दो ही चीजें ऐड करनी होती है, डिविडेंड वाला कॉन्सेप्ट हटा देते हैं और जनरल रिजर्व वाला कॉन्सेप्ट हटा देते हैं। लेकिन अगर इस वाले क्वेश्चन में आपको है ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है तो आप वो भी चीज बच गई। आपको क्या जरूरत है आफ्टर टैक्स लेने की, कि पहले आफ्टर टैक्स लोगे फिर उसमें टैक्स जोड़ोगे। अभी यार कैलकुलेशन में फैल गए तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप सीधे सीधे प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लो 1,85,600 और बाकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इसमें है नहीं और रिफंड ऑफ टैक्स इसमें है नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम है नहीं, तो यही आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम या एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हो गया। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन में डायरेक्टली देख लेते हैं। गाइस हमें क्वेश्चन के अंदर 1,85,600 नजर आ रहा है, वही हमने सॉल्यूशन में चेप दिया 1,85,600। उसके बाद हमारा जो फॉर्मेट था बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम थी। हमें उसमें क्या करना होता था, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ढूंढना है और जोड़ना है। तो हम अपने नोट्स टू अकाउंट्स में देखेंगे ना, और नोट्स टू अकाउंट्स में भी देखेंगे और अपने मेन पीएनएल फॉर्मेट में भी देखेंगे। वही बात, जिस पीएनएल स्टेटमेंट में जहां पर नोट नंबर डल जाए तो उसकी डिस्क्रिप्शन मत लेना, नोट्स की डिस्क्रिप्शन लेना। तो आप देखिए इसके अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका होता नहीं है नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन कैश इनकम, मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मैं आपको समझा रहा हूं कि चूज कैसे करना होता है। फैल जाते हैं कि जी कैसा क्वेश्चन आ गया, अरे कैसा भी आ जाए क्वेश्चन तो ना तो ये नॉन, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो ना तो ये कंसीडर करेंगे इसके अंदर। फिर दूसरा दिया अदर इनकम, उसके आगे डाला है नोट नंबर, तो उसको मत देखो, उसकी उसमें आ जाओ। और पहली चीज तो अभी इस चीज को यहाँ पर चलो डिस्कस कर लेते साथ के साथ। तो अब इसके अदर इनकम के नोट्स टू अकाउंट्स में आ जाओ। मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक एक चीज स्टेप बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो अब आप देखेंगे अदर इनकम के अंदर आपको दो इनकम नजर आ रही है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, यस दिस इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो आप इसको क्या कर लेंगे, इसको आप एक ही बार में समझा दे रहा हूँ, इसको आप लेस कर लेंगे। सही बोल रहा हूँ ना, इसको आप लेस कर लेंगे। और दूसरा आपको दिया इंटरेस्ट, ये भी आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसको भी आप माइनस कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको अपने मेन पीएनएल स्टेटमेंट के फॉर्मेट में जाना है। वहां टोटल रेवेन्यू दिया, उससे कोई मतलब नहीं, मेन कॉन्सेप्ट उठाने ना। एक्सपेंसेस की लिस्ट में जाएंगे, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो आपको स्टॉक इन ट्रेड, हाँ इंटरेस्ट तो नहीं आएगा इन्वेस्टिंग में बेटा केवल इसने एक ही पॉइंट पूछा है ना, इसने ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पूछा है। तो अभी हम उसी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में बात की गई क्वेश्चन में। ठीक है, वैसे तो वो अपने अपने स्थान पे सब चीजें जाती हैं, बट फिलहाल इस क्वेश्चन में आपसे केवल एक ही एक्टिविटी से आंसर निकलवाया गया है, कैश, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन छोटे उसमें आ सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट्स आएंगे ना उसमें आ सकते हैं, तो इसीलिए बता रहा हूँ। और इस तरीके की चीजें इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इस तरह का फैल जाओगे अपने भी क्वेश्चन आ जाता है, तो समझो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किस तरह से आपको सोचना है, थॉट प्रोसेस कैसे लाना है पेपर सॉल्व करने में, वो समझो। सिर्फ आपको इसीलिए बुलाया गया कि आपको पैटर्न सॉल्व करना है। तो भाई इसके अंदर आप देखेंगे, देखिए मेरी बात सुनो, एक टर्म के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनो। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कहीं फिट नहीं होता है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड क्या करना है, क्योंकि देखो इसमें कई सारी डायरेक्ट, अगर ये कैश फ्लो में डायरेक्ट एक्टिविटी डायरेक्ट मेथड से बना रहा होता ना तो इसके कंटेंट उठाता, क्योंकि हमें तो इनडायरेक्ट है हमारे कोर्स में, तो नहीं दिख रहा ना मुझे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ना तो वो नॉन कैश आइटम दिख रहा, ना वो नॉन कैश ऑपरेटिंग और इनकम एक्सपेंसेस, कुछ नहीं दिख रहा, तो इग्नोर ना, छोड़ो इस पॉइंट को। इसके बाद क्या है, चेंज इन इन्वेंटरी, उसके आगे डाला है नोट नंबर, तो इसके नोट नंबर को देखेंगे। अभी समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करने होते हैं ऐसे क्वेश्चन। नोट नंबर में देखिए ओपनिंग इन्वेंटरी दी हुई है और क्लोजिंग इन्वेंटरी दी हुई है, तो कहीं थी उसका काम करेगी। जब आप डिक्रीज इंक्रीज कर रहे होंगे ना, तो आप उसमें क्या कर रहे होते थे, ओपनिंग इन्वेंटरी आपकी कितनी थी 1,84,000 और क्लोजिंग इन्वेंटरी आपकी 1,34,400, तो आपका ये हो गया इन्वेंटरी आपकी इंक्रीज हो गई, नहीं डिक्रीज हो गई। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इन्वेंटरी इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स आप क्या कर रहे होते थे, आप ऐड कर रहे होते थे। तो आप देख सकते हैं ये जो आपको 49,600 दिया हुआ है, ये आपने यहाँ पर ऐड कर लिया डिक्रीज इन करंट एसेट्स में।
आई होप समझ में आ रहा होगा। 49,600, ठीक है। अभी वापस अपने पीएनएल स्टेटमेंट पे चलते हैं। पीएनएल स्टेटमेंट में देखिए आप लोग, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, यस दिस इज अ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट है, तो इसको उठा के 48,000 फॉर्मेट में ले जाएंगे, वहां प्लस कर देंगे। इसके बाद हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है अदर एक्सपेंसेस, नोट नंबर डाला हुआ है 3, तो उस वैल्यू की जो पीएनएल स्टेटमेंट में 4,75,200 दिया है, कोई मतलब नहीं उस वैल्यू का, नीचे आ जाओ फटाफट से। वहां क्या दिया हुआ है, उसके अंदर 3 चीजें दी हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इग्नोर, क्योंकि मेरे को तो नहीं लग रहा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इसका आइटम है ना। ऑफिस एक्सपेंसेस इग्नोर, ये सब डायरेक्ट, ये सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, यस इसको उठा लेंगे। 1,31,200 पर ही समझ में आया कैसे सॉल्व करना है। वो जो चीजें ऑपरेटिंग है उनको छोड़ दो, जो नॉन ऑपरेटिंग है उनको देखो। 1,31,200 इसको आप उठाइए और इसको आप क्या करेंगे, इसको आप ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब आपका यहाँ तक हो गया कंप्लीट। आपका ये सब चीजें जोड़ घटा के ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा। उसके बाद आपको नीचे इसके बाद आपको बेटा पीएनएल स्टेटमेंट में कोई मतलब की चीज नहीं है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स, आफ्टर टैक्स, फालतू की चीजें हैं। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है कि जो टैक्स है, जब एक ही टैक्स दिया होता है, तो मैंने आपको बार बार बताया था कि एक ही टैक्स दिया होता है आपको, तो वही प्रोविजन फॉर टैक्स का काम करता है, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन में यूज होता है, और वही फिर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के बाद टैक्स पेड का काम करता है। ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं। और बाकी इसके अलावा आपको ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के 2 बैलेंसेस दिए हुए हैं। अब अपने आप डिक्रीज इंक्रीज करके सेट करके आंसर निकाल लेना। जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप तक पहुंचा दी, घर पे करके देख लेना, दिक्कत आए तो, फुल लिखा है तो कर लेना। कोई डाउट रहता है साथ साथ पूछ सकते हो। इलस्ट्रेशन 35 टीएस ग्रेवल, सेल्फ लिखा है, मुझे अच्छा लगा है, अब अपने आप कर लेना, करना इन क्वेश्चंस को भाई। इलस्ट्रेशन 36 आ रहे हैं धीरे धीरे, कल 50 से शुरू किए थे, 36 से 50 खत्म करके फिर सीधे डी उठा लेंगे, खत्म कहानी। तो देखिए इलस्ट्रेशन 36 में क्या करना है बेटा, हमें 36 के अंदर हमें 2 चीजें दी हुई हैं। हमें जो बैलेंस शीट दी है उसके अंदर लिखा है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिया है। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 10,000, क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है 10,000, ठीक है, देखते हैं। इसके अलावा करंट लायबिलिटी में लिखा हुआ है, आप समझ सकते हो कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पहले आपको नॉन करंट लायबिलिटी में दिया है, फिर यही प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करंट लायबिलिटी में भी दिया है। तो उसमें वो आपको दिया है कि ओपनिंग में आपके पास 5,000 था और क्लोजिंग में आपके पास नील हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने अपने प्रेफरेंस शेयर्स को पेमेंट किया है, आपने अपने प्रेफरेंस शेयर्स का, थोड़े से प्रेफरेंस शेयर का, पूरे का नहीं, क्योंकि अभी भी आपके पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में, आपके पास नॉन करंट लायबिलिटीज में प्रीमियम स्टिल एज अ लायबिलिटी मेंटेन है। इट मींस कि आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कुछ पार्ट आपने पेमेंट किया है, क्योंकि बिगिनिंग में आपके पास प्रीमियम था बट वो लायबिलिटी आपने खत्म कर दी इस बार क्लोजिंग तक 5,000 रुपए की। तो एक तो ये प्रीमियम 5,000 रुपए का कहां जाएगा, ये प्रीमियम आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, 5,000 का माइनस हो जाएगा, क्योंकि आप प्रीमियम पर पेमेंट कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? ये 5,000 रुपए आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 5,000 रुपए माइनस हो जाएंगे। दूसरी चीज देख लेते हैं, इसको क्या किया है इसने। हाँ, इसमें एक एडजस्टमेंट है 7th पॉइंट की, एट द एंड ऑफ द ईयर प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। जरा अपनी क्वेश्चन के अंदर हम प्रीमियम का फ्लो देखते हैं कि कितना प्रीमियम में फ्लो हुआ है बेटा। हमारे पास बिगिनिंग में प्रीमियम थे, मतलब प्रीमियम नहीं सॉरी, वो कैपिटल का फ्लो देखते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल क्या है, नोट नंबर 1 डाला है, तो नोट्स टू अकाउंट में देखते हैं कौन कौन सी शेयर कैपिटल है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप देख सकते हो, बिगिनिंग में हमारे पास 3 लाख की थी, क्लोजिंग में हमारे पास 2 लाख की हो गई। इसका मतलब 1 लाख रुपए का फ्लो हुआ है, 1 लाख रुपए का हमने पेमेंट किया है। और आप चेक भी कर लो, 1 लाख का 5% निकालोगे, एक चीज चेक किया करो, 1 लाख का 5% निकालोगे तो 5,000 निकल के आएगा, तो चीजें कनेक्ट हो रही है, ठीक है। तो 1 लाख रुपए आपने क्या किया, उसको आपने एंड में पेमेंट किया है ना, तो एक तो आप उसको वहां दिखा दोगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 1 लाख दिखा दोगे, एज वेल एज 5,000 भी रिडेम्पशन दिखाओगे। समझ में आ रहा है? और दूसरा, अब जो आप वो निकालोगे, क्या डिविडेंड निकालोगे, कितना है उस पे प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड 5%। वो कौन से अमाउंट में निकालोगे, कब किया पेमेंट आपने, क्लोजिंग में, एंड में किया, एट द एंड ऑफ द ईयर, तो वो आप कौन से अमाउंट में निकालोगे, बिगिनिंग वाले अमाउंट में निकालोगे 3 लाख पर। लेकिन निकालने से पहले रुक जाना, इक्विटी चेक कर आना। यस, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर है तो फिर आप निकाल सकते हो ना। तो वो सारी चीजें आई होप समझ में आ रही होंगी। कोई डाउट रहता तो मुझसे डिस्कस कर लिया करो। एक और पॉइंट मुझे इसमें आपको समझाना है, इसमें ड्यूरिंग द ईयर पार्ट ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 60,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन चार्ज 20,000 was sold for 20,000।
ये मैंने क्यों चुना है, क्या वजह है इसके पीछे, आप अपने क्वेश्चन में देखिए, आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं और कहीं भी प्रोविजन फॉर डेप्थ नहीं है, तो शायद कल ये पॉइंट आया ना हो, शायद इसलिए चुन लिया हो, वैसे तो मेरे ख्याल से आ गया था, बट फिर भी चलो कोई नहीं, आपको पता ही है, आप अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि जितने भी फिक्स्ड असेट्स है उनके आपको अकाउंट बनाने हैं, तो ओपनिंग बैलेंस आपका जो फिक्स्ड असेट्स का दिया हुआ है कितना 6,20,000, वो आप डेबिट में डालेंगे, क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है 8,60,000, वो आप क्रेडिट में डालेंगे, इसके अलावा 60,000 रुपए की जो मशीन है कॉस्टिंग, उसको कहीं नहीं दिखाएंगे, कंपैरिजन करेंगे, 60,000 की चीज जिस पर अभी तक डेप लग गया था 20,000, ये भी कहीं नहीं दिखाएंगे, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप नहीं है, शायद इसीलिए चूज किया होगा मैंने, प्रोविजन फॉर डेप नहीं है इसके अंदर, ना तो 60,000 अकाउंट में कहीं दिखाएंगे, ना 20,000 अकाउंट में कहीं दिखाएंगे, हाँ कंपैरिजन करेंगे डब्ल्यूडीपी निकालने के लिए, तो आपको पहले डब्ल्यूडीपी निकालनी पड़ेगी, 60,000 की कॉस्ट में से 20,000 की डेप घटाएंगे तो आपकी रफ में जो डब्ल्यूडीपी आ रही है वो आ रही है 40,000, आपने उसको बेचा 20,000 में, 40,000 की चीज 20,000 में बेच रहे हो तो 20,000 का लॉस आप दिखाएंगे, 20,000 का लॉस आप क्रेडिट में दिखाएंगे, 20,000 रुपए की सेल आप क्रेडिट में दिखाएंगे, और होल प्लांट एंड इक्विपमेंट में जो डेप होगी वो गिवन होगी शायद, यस दैट इज गिवन 60,000, इसीलिए चूज किया है क्वेश्चन में, 60,000 जो डेप्रिसिएशन होल प्लांट एंड मशीनरी पर दी हुई है वो आप क्रेडिट में दिखाएंगे, 20,000 रुपए की डेप दिखाने की गुस्ताखी मत कर देना, ये अभी तो मजा आ रहा है कि यार हमें तो सब पता है, आपके बता रहे हो, लेकिन जब पेपर करने जाओगे ना तो गाटर गिनते नजर आओगे, यही पॉइंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि दो डेप दी आप दोनों दिखाओगे 60,000 और 20,000, नहीं 60,000 ही दिखानी है, हाँ प्रोविजन फॉर डेप होता तो कॉन्सेप्ट फिर कुछ और चलता। इलस्ट्रेशन 39 सेल्फ लिखा है, घर से करना है इलस्ट्रेशन 39। इलस्ट्रेशन 40 पे आ जाओ, इलस्ट्रेशन 40 में क्या कह रहा है भाई, एक पॉइंट दिया हुआ है गाइस, अ प्लॉट ऑफ लैंड वाज परचेज्ड, अ प्लॉट ऑफ लैंड वाज परचेज्ड आउट ऑफ सरप्लस फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, मतलब जो हमने इन्वेस्टमेंट्स किए थे उसमें से हमने प्लॉट खरीदा है, एंड वाज लेट आउट फॉर कमर्शियल यूज, फिर हमने उसको कमर्शियल यूज के लिए प्लॉट को लेट आउट करके किराए पे चढ़ा दिया, ठीक है, रेंट रिसीव्ड वाज 80,000, दैट इज अ वेरी नॉर्मल इंफॉर्मेशन, इसको कहां दिखाना है 80,000 के रेंट रिसीव्ड को, कौन बताएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और दूसरा बोलो, इसका रेक्टिफिकेशन मत कर देना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसका रेक्टिफिकेशन मत करे आना, ठीक है, करा तो नहीं है इसने, हाँ इसको आप कहां दिखाओगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाओगे। इलस्ट्रेशन 42 टीएस ग्रेवाली चल रही है भाई, जो बंदा वीडियो सेट करेगा एडिट करेगा वो समझ ले। इलस्ट्रेशन 42 के अंदर हमें क्या करना है, केवल एक पॉइंट है, हालांकि कल थ्योरी में बता चुका हूं ये वाला पॉइंट, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कल मैंने बताया था थ्योरी में, बट फिर भी आज चलो क्वेश्चन में समझ लेते हैं, छोटा सा पॉइंट है, आपको आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बैलेंस शीट दी हुई है, उसमें असेट साइड में लिख रखा है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बिगिनिंग में नहीं था, क्लोजिंग में हो गया, तो इसको ऐसे ट्रीट मत कर लेना डिक्रीज इंक्रीज की तरह से करंट असेट्स में ट्रीट कराओ, नो, इसका अपना एक सेपरेट क्लॉज है, ये कहां जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कौन बताएगा, कल पढ़ाया है मैंने, हाँ भी नहीं, आप बताइए एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, कल की वीडियो में है ये टॉपिक, कल थ्योरी में था ये टॉपिक, जब मैं वो वेरीफाई पढ़ा रहा था ना, वहीं लिखा हुआ था ये, कोई नहीं है, बढ़िया बताए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पर इसको ऐड करेंगे कि लेस करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ठीक है, ये देखो ये लिखा हुआ था थ्योरी में, अब ये कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में, बहुत सारे बच्चे इसको डिक्रीज इन करंट असेट्स और इंक्रीज इन करंट असेट्स के कॉन्सेप्ट से कर जाते हैं, तो मेरी पूरी कोशिश है कि आपसे गलतियां ना हो, इसलिए मेहनत आपकी इससे कि हम कर लेंगे और एक ऑडिट भी दे दे रहे हैं ताकि दोबारा से भी आपको याद रह पाए, फिर भी नहीं पढ़ो तो इशू नहीं मानेंगे। मैं बता देता हूँ उसका कॉन्सेप्ट लिख रहा था, तो इस क्वेश्चन के नोट्स में लिखा भी हुआ है,
इंक्रीज और डिक्रीज इन एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अफेक्ट्स कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये उसको इफेक्ट करता है आपका। अब आपको क्या करना है बेटा इसके अंदर, ये तो हो गया, और क्या रह गया? अब आ जाइए फटाफट से। हाँ, ये इसमें ना 20,000 में से 10,000 माइनस करें तो 10,000 कौन से 20,000 में से 10,000 में से? इंटरेस्ट ऑन 10%, तो 10% वो तो वो निकाला होगा ना उसने। 20। ये तो देखो इसने ये किया है। अच्छा, इसका कैलकुलेशन पूछनी है आपको। चलो देखो इसके इन्वेस्टमेंट में, चलो इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं। इसके इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस हमें कितना दिया हुआ है? ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 2 लाख। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? 1,80,000, और उसके आगे लिखा हुआ है 10% इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं है। तो ये कह रहा है कि हमारे पास बिगिनिंग में 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग में हो गए वो 1,80,000 के। इसका मतलब हमने क्या किया होगा? हमने सेल की होंगे अपनी इन्वेस्टमेंट, और कोई डिटेल है नहीं। अच्छा, इसमें एक्रूड इंटरेस्ट ऑन लिखा हुआ है ना, तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ये, एक मिनट पॉज करिए। तो इस वाले कॉन्सेप्ट में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपके पास जो ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपए की, क्लोजिंग में जो आपके पास इन्वेस्टमेंट है 1,80,000 रुपए के, दोनों तरीके से समझ लो इसको। अगर आप 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के जो 1,80,000 रहेंगे, जो आपके 20,000 रुपए कम हो गए हैं, उन 20,000 रुपए को अगर आप ये मानते हो कि क्लोजिंग में सेल किया है आपने, तो आपको क्या करना है? 20,000 जो निकल के आएगा 10% 2 लाख का, उस 20,000 रुपीस की आपकी जो इंटरेस्ट बनती है, जिसमें से अभी आपकी 10,000 की इंटरेस्ट तो एक्रूड है, तो आपने एग्जैक्टली कितनी कमाई होगी? 10,000, वो आपको वहां दिखानी है उसके अंदर। ठीक है, लेकिन अगर आप ये मानते हो कि ये 20,000 रुपए का आपने जो सेल किया है इन्वेस्टमेंट, वो बिगिनिंग में कर दिया है, तो फिर आप क्या करेंगे? 1,80,000 रुपए पे 10% निकालेंगे। 1,80,000 का 10% निकालेंगे तो आपका बनेगा 18,000। 18,000 में से 10,000 रुपए की अभी भी आपकी एक्रूड है, तो आपको मिल कितनी गई है? 8,000 रुपए, वो आप वहां पर दिखाएंगे। ठीक है, और कोई दिक्कत मन में, कोई दुविधा, पूछते रहो, कहीं कोई भी पॉइंट बने तो देखोगे, पढ़ोगे, पूछोगे। और आज नहीं पूछ रहे हो, घर से करके आओ, कल पूछ लो, पर पूछो, कोई भी बात मन में मत रखो किसी भी प्रकार की, पढ़ के आइए और पूछिए। अब आ जाइए इलस्ट्रेशन 45 टीएस ग्रेवाल। इलस्ट्रेशन 45 में एक पॉइंट बताना है मेरे को। इलस्ट्रेशन 45 में कह रहा है, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का हमारा बिगिनिंग बैलेंस है 1,50,000, क्लोजिंग बैलेंस है हमारा 2 लाख। कल हमारा कैश फ्लो के 15-20 मिनट का टाइम लूंगा, 15-20 मिनट ज्यादा से ज्यादा, डीके में ज्यादा नहीं है। और उसके साथ साथ एक और चैप्टर कौन सा रह गया हमारा? अकाउंटिंग रेशियोज, है ना। तो कल के लेक्चर में खत्म करने की कोशिश करेंगे, और परसों एक काम करेंगे हम, भैया आना पड़ेगा 2 बार, क्योंकि सर के साथ टाइमिंग की इश्यूज हैं। तो मैं परसों आपको 2 घंटे देना चाहता हूँ मॉर्निंग में ना, तो वो आपको उसके लिए आपको आना होगा 2 घंटे के लिए, तो आपको 2 बार आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को नहीं लगता युवराज सर आपको सुबह पढ़ाएंगे, तो आपको फिर 2 बार आना पड़ेगा। जो बच्चे डबल ट्यूशन पढ़ते हैं, मैं अपने 2 घंटे पढ़ा के सुबह फ्री कर दूंगा आपको, दोपहर के टाइम, सुबह दोपहर के बीच में जो भी टाइमिंग होगा, फिर अपना जो इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ते हैं सर से, वो फिर उनको शाम को आना पड़ेगा। और अगर बाई चांस सर मान जाए आपकी बात की सुबह के शिफ्ट कर दें, तो आप पूछ लेना उनसे, है ना। कल टाइम बता दूंगा मैं, परसों किस टाइम मैंने स्कूल तो जाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है किसी का, किसी प्रकार की। हाँ, कोई जा रहे हो भूले भटके स्पोर्ट्स वाले, ठीक है। तो काम की बात क्या है बेटा, मतलब मैं कोशिश करूंगा 2-3-4 दिन में अपना खत्म करने की सब कुछ। बैंक ओवरड्राफ्ट अपना बेटा ओपनिंग दिया हुआ है 1.5 लाख, क्लोजिंग दिया हुआ है 2 लाख, और आपको बोला गया है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एक्टिव रहिएगा। पूछूंगा मैं, ओपनिंग हमारा बैलेंस है 1.5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस हमारा 2 लाख, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000 एंड प्रीवियस ईयर 10,000। समझाओ, ऐसा लिख के दिया उसने कि इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट प्रीवियस ईयर पे 15,000 है और करंट ईयर पे 10,000 है, और हमारा ओपनिंग जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो कितना है? 1.5 लाख का, और क्लोजिंग हो गया 2 लाख का। तो हम इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कौन सी मानेंगे? मेरे हिसाब से तो करंट ईयर की मानेंगे, क्लोजिंग वाली। कितनी दी है इसमें क्लोजिंग वाली? नहीं, इसमें ओपनिंग वाली मानी है, नहीं क्लोजिंग वाली 15,000 ही सही है, 15,000 ही मानी है, वो मैंने गलत पढ़ लिया था। प्रीवियस ईयर की 10, सही बोला था क्या पहले मैंने? प्रीवियस ईयर की 10,000 है और क्लोजिंग की आपकी 15,000, क्लोजिंग वर्ड नहीं लिखा था उसने, तो वही लेनी होती है क्लोजिंग की। प्रीवियस ईयर की बैंक ओवरड्राफ्ट से इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने थोड़ा सा दे दिया है, बात समझो। जैसे अभी कंफ्यूजन हो रहा है ना, वही पेपर में हो जाएगा। अगर आपको 2 इंटरेस्ट दी हुई है नीचे एडजस्टमेंट में, आपको करना क्या है? प्रीवियस ईयर से कोई डिविडेंड थोड़े ना प्रपोज वाला कि उस कांसेप्ट को कैरी फॉरवर्ड करोगे, है ना। वो एक इन्फॉर्मेशन आपको उसने दे दी है कि साहब प्रीवियस ईयर में हमने इंटरेस्ट चुकाई थी 10,000,
अभी हमने इस ईयर में चुकाई है 15,000, तो आपको 15,000 से मतलब है 15,000 रख दो, बात खत्म। और उसका ट्रीटमेंट आपको पता ही है क्या करते हैं, इंटरेस्ट का दिखाया भी उसने, इंटरेस्ट ऑन बैंक होगा माइनस करेंगे 15,000, ठीक है। इसी के नीचे एक और इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 46। उसमें देखो इक्विटी कैपिटल में क्या खेल हुआ है, इसने बोला है कि हमारे पास बिगिनिंग में इक्विटी कैपिटल है 10 लाख के और क्लोजिंग में हमारे पास बेटा इक्विटी कैपिटल है 15 लाख के। 10 लाख का बिगिनिंग में और क्लोजिंग में आ रहा है 15 लाख का। आगे इसने बोला है थर्ड पॉइंट में इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन में, ड्यूरिंग द ईयर 2021-22 रेयान लिमिटेड इश्यूड बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब बात समझो कि बोनस शेयर्स उसने जो दिया है वो बोला है कि 2:1 में इश्यू किए, इन द सेंस कि अगर आपके पास एक शेयर है, मतलब अगर आपके पास 2 शेयर है तो आपको एक बोनस शेयर मिलेगा। आगे जो रेशियो का पार्ट होता है वो एग्जिस्टिंग शेयर्स का होता है और पीछे जो पार्ट होता है वो बोनस शेयर्स का होता है। तो आप अगर आपके पास इफ यू होल्ड 2 शेयर्स देन कंपनी विल प्रोवाइड यू 1 शेयर एज अ बोनस। तो अगर आप देखते हैं 10 लाख रुपीज, और ये रेशियो बाजी जो आप करेंगे ना वो बिगिनिंग कैपिटल से करेंगे। ये रेशियो बाजी आपको बिगिनिंग कैपिटल से करनी है। अब देखिए आपके पास बिगिनिंग में इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी, 10 लाख रुपए की। नंबर ऑफ शेयर से नहीं खेल सकते हो तो अमाउंट पे खेल लो। जब आपके पास बिगिनिंग में 10 लाख है ना, तो अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो 10 लाख रुपए पर यानी कि 2:1 इन द सेंस 2 है तो एक बोनस है, 1 है तो 1/2, और यहाँ है कितना, बिगिनिंग में 10 लाख शेयर कैपिटल, 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपका बोनस कितना बनेगा बच्चों, 5 लाख, ठीक है। तो यानी कि आपकी जो क्लोजिंग कैपिटल हो जानी चाहिए वो कितनी हो जानी चाहिए, 15 लाख, 10 एग्जिस्टिंग और 5 एज अ बोनस, तो कितनी हो गई 15, क्लोजिंग में कितनी 15। इसका मतलब आपको शेयर कैपिटल का इश्यू वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिखाना, बिकॉज इट इज अ नॉन, इसमें कोई कैश का फ्लो नहीं है, किसी भी प्रकार का कैश का फ्लो नहीं है। तो ना तो आप बोनस शेयर का इश्यू दिखाएंगे और ना ही किसी प्रकार का इक्विटी शेयर का दिखाएंगे इश्यू। समझ में आ गया मेरी बात अच्छे से, ये कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है। बनती क्या नहीं चालू, सारे मेन कॉन्सेप्ट तो डिस्कस हो गया भैया। इलस्ट्रेशन 49, इलस्ट्रेशन 49 में क्या बोला गया है, डिवेंचर के बारे में खेल सा नजर आ रहा है, देख लेते हैं। हाँ बहुत अच्छा खेला, वेरी गुड। 14% डिवेंचर्स बिगिनिंग में कुछ नहीं थे, क्लोजिंग में हो गए 2,50,000 के। 14% के डिवेंचर बिगिनिंग में नहीं थे, क्लोजिंग में, इसका मतलब इश्यू किए। लेकिन एक पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, 14% डिवेंचर्स वर इश्यूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अब क्या करोगे, यानी आपको जो डिवेंचर पहले आपके पास नहीं थे और अभी जो 2.5 लाख रुपए के आपने डिवेंचर इश्यू किए, वो डायरेक्ट आप 2,50,000 फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डायरेक्ट नहीं दिखाओगे, आपको उसमें से जो डिस्काउंट इश्यू किया है उसको माइनस करके दिखाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। आप कितने दिखाओगे, 2.5 लाख का निकालो, 10% कितना आ गया, 25,000। आपको जो इश्यू ऑफ डिवेंचर दिखाना है वो दिखाना है 2,25,000। डिवेंचर इशू 2,50,000 मत दिखाना, 2,25,000 दिखाना, क्योंकि नेट अमाउंट दिखाते हैं जो कैश का एग्जैक्ट फ्लो हुआ है, वही तो आप कैश फ्लो में दिखाओगे। भाई 25,000 का तो डिस्काउंट हो गया, तो आपके पास कैश कितना आया, वो 2,25,000 रुपए। जब आप एंट्री करोगे बैंक में तो 2,25,000 दिखाओगे। बस टीएस ग्रेवाल हो गई खत्म। देखते हैं 5 मिनट में कुछ डीके हो सके तो बोलना, नहीं रिलैक्स होने के लिए बोलो। नहीं मैंने मना किया था ना, मेरे जाने का खूब मोने का बाजी कर लेता। पढ़ लेते, कल डीके डिस्कस नहीं हुई थी ना, पॉज है ना, नहीं चालू। बी एक्टिव। देखिएगा एक बहुत बढ़िया पॉइंट कर रहा हूं, पूरे टीएस में नहीं था ये, है ना। देखिए एक अभी हम लोग डीके गोयल इलस्ट्रेशन 52, इसमें एक पॉइंट मेरे को नजर आया बड़ा प्यारा। एक्चुअली कंटिंजेंट लायबिलिटी दी है एडिशनल इंफॉर्मेशन में। कंटिंजेंट लायबिलिटी में बोला गया, कुशांक जिम कॉर्बेट वाले कुशांक पढ़े, देखिए एक्चुअली बेटा टीएस ग्रेवाल डीके गोयल में कंटिंजेंट लायबिलिटी दी गई है इलस्ट्रेशन 52 में, ध्यान से सुनिए। एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर कंटिंजेंट लायबिलिटी के 2 बैलेंस दिए हैं। बिगिनिंग में कंटिंजेंट लायबिलिटी के अंदर प्रपोज्ड डिविडेंड दिया है, बिगिनिंग में 10,000 था, क्लोजिंग में 11,600 था। तो सर इसमें क्या नया है, बताया तो था आपने हमें कितनी बार, इसमें क्या नया है, क्या नया होगा इसके अंदर। जब आप अपनी बैलेंस शीट देखोगे ना, बैलेंस शीट में आपको
अदर करंट लायबिलिटी के अंदर डिविडेंड पेबल वर्ड नजर आ रहा है। बैलेंस शीट के अंदर क्वेश्चन की बात हो रही है, क्वेश्चन की बैलेंस शीट के अंदर अदर करंट लायबिलिटी के अंदर डिविडेंड पेबल वर्ड नजर आ रहा है, जो कि बिगिनिंग में नहीं था, क्लोजिंग में है 2000। बात समझो, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के रूप में आपको जो प्रपोज डिविडेंड दिया है, जिसका ओपनिंग बैलेंस है 10,000, क्लोजिंग बैलेंस है 11,600। नॉर्मली अगर आपको डिविडेंड पेबल क्लोजिंग में जो 2000 दे दिया है बैलेंस शीट में, नहीं दिया होता तो आप क्या करते, आप क्लोजिंग वाले प्रपोज डिविडेंड को छोड़ देते। ओपनिंग वाला प्रपोज डिविडेंड जो 10,000 था, आप उसको दो जगह दिखाते, राइट। एक तो आपने क्या करते, एक तो आप इसको ऐड कर दे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की कैलकुलेशन करते समय डिविडेंड पेड के नाम से। अभी भी आप यही करोगे, 10,000 रुपीज प्लस करोगे। क्यों करोगे प्लस 10,000? क्यों वो 2,000 कंसीडर नहीं करोगे? क्योंकि सर प्रोविजन तो पूरे अमाउंट का करना है, तो प्रोविजन तो हमने आउट ऑफ प्रॉफिट जो किया होगा वो पूरे अमाउंट का किया होगा, एप्रोप्रिएशन जो किया होगा वो तो पूरे अमाउंट का किया होगा 10,000 का, तो वो तो आपको करना है। इसीलिए आपने नेट प्रॉफिट जब रिड्यूस किए 10,000 से, उसको वापस एडेड बैक करो 10,000 से, इसलिए ये 10,000 रुपए आपके पूरे के पूरे जुड़ जाएंगे। बाकी दूसरा ट्रीटमेंट आप क्या करते थे, थर्ड एक्टिविटी में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप इसको लेके जाते थे, और वहां कितने रुपए लेके जा रहे होते थे, 10,000। विदाउट एनी इंफॉर्मेशन इट विल बी एज्यूम्ड कि जो प्रोविजन था उतना ही हमने पे कर दिया। लेकिन राइट नाउ वी हैव अ इंफॉर्मेशन, हमको बोला गया है कि स्टिल 2,000 आर पेबल। इट मींस कि एग्जैक्ट कितने अमाउंट आपने कैश का फ्लो किया है फाइनेंसिंग में, 8,000, क्योंकि 10,000 रुपए का डिविडेंड था जो आपको देना था, बट 2,000 रुपए पेबल है। आपको करना क्या, वो पेबल कहीं नहीं दिखाने, वो आपको केवल 8,000 रुपीज, 10,000 में से 2,000 रुपए घटा करके जो आपके 8,000 रुपए आ रहे हैं, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आपको शो करने होंगे डिविडेंड पेड के नाम से। कितनी शानदार डिविडेंड का एडजस्टमेंट है, इसीलिए डी के गोयल बढ़िया। नहीं, अब इसमें मेन चीज है बेटा, जो उठा के लाएंगे वो देंगे ना, तो काहे घबराती है, तेरे से पूरे महीने खड़े तो हैं। सैंपल विद डीके ओ पढ़ाई की बात चालू के बंद कर दी, चालू है ना। एक बात आई थी पीछे वाले क्वेश्चन में, पर मेरे को लग रहा था कि आपको पूछना चाहिए, बट आपने मुझसे पूछा नहीं, तो मैं अपने आपको सेव पॉइंट करके, भाई टीचर तो बचना चाहेगा, आपने पूछोगे तो मैंने नहीं बताया, है ना। बट मेरे को पता था कि मेरे को बताना चाहिए, देखो इसलिए मैंने वो यहाँ डाली है। डी के गोयल में मैंने ये चीज निकाली है बात, कि एक कॉन्सेप्ट आया था रेंट रिसीव्ड का भी। किसी ने पूछा था मुझसे, नहीं कि सर ये दूसरी जगह कहाँ जाएगा, कभी पूछ भी लिया करो, एक मोड़े से क्रॉस क्वेश्चन भी कर लिया करो कि सर ये चीज दूसरी कहाँ जाएगी, ठीक है उसमें पूछिए, आपने बता दी कि जहाँ जाएगी, ये भी तो बता दो दूसरा इंपैक्ट कहाँ आएगा, कभी कुछ 2-4 सवाल पूछ भी लिया करो, टीचर को भी नहीं चेक कर लोगे। तो रेंट रिसीव्ड जो दिया हुआ है ना, रेंट रिसीव्ड इस क्वेश्चन में दिया हुआ, रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग दी है 10,000। मैंने आपको बोला था कि रेंट रिसीव्ड कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा, लेकिन उसका दूसरा ट्रीटमेंट भी तो है, उसको वहां भी तो ले जाओगे जब आप नॉन ऑपरेटिंग इनकम की माइनस कर रहे होंगे, वहां ये 10,000 रुपीज आपको माइनस करने पड़ेंगे, नहीं तो पेपर में गलती हो जाएगी। अगर सेगमेंट पूछा तो ठीक है, लेकिन पूरा क्वेश्चन के अंदर आ गया तो क्या करोगे, तो याद रखना ये रेंट रिसीव्ड माइनस भी होता है, वैसे फॉर्मेट में भी है, फिर भी आपको पूछना चाहिए छोटी छोटी चीजें, अगर कुछ लग रहा है डाउट तो कोई भी डाउट मन में आएगा पूछ लिया करो। मैंने बता दिया क्योंकि ये मैंने इसलिए अंडरलाइन किया है क्योंकि ये चीज वहां मेरे को पूरी नहीं मिली थी, यहाँ मिल गई, इसलिए अंडरलाइन किया। हाँ जी, डीके इलस्ट्रेशन 45 में डीके में एक बात हुई है, इसमें रिजर्व एंड सरप्लस आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है, बिगिनिंग में 70,000 के थे, क्लोजिंग में 50,000 के हैं, बिगिनिंग में 70,000, क्लोजिंग में 50,000। नीचे इसमें जो नोट्स अकाउंट क्वेश्चन के अंदर दिया है उसमें लिखा है जनरल रिजर्व, यहाँ भी 70 है, क्लोजिंग में भी 50 है। हाँ ये है क्या, मैंने बिगिनिंग में 70, क्लोजिंग में 50, बताओ क्या करूँ बेटा, मतलब समझो थोड़ा सा और अच्छे से। जनरल रिजर्व है ना, हाँ जनरल रिजर्व का अमाउंट कम हुआ, हाँ तो भाई जनरल रिजर्व में से ट्रांसफर हुआ है, ये हमने ये एक्चुअली से बोलते हैं प्रोविजन जो हमने किए थे ना वो रिटर्न बैक किए हैं टू पी&एल। आप लोग प्रोविजंस जो करते हैं वो आउट ऑफ पी&एल ही तो कर रहे होते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट्स ही तो कर रहे होते हैं, पी&एल मतलब प्रॉफिट्स, जो आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ प्रोविजंस कर रहे होते हैं, इनको मैंने रिटर्न बैक किया है। एक होता है रिटर्न, उसको ट्रांसफर करना, एक होता है रिटर्न बैक, एडेड बैक टू पी&एल। तो ये एक लौता ऐसा सवाल है जो टीएस में नहीं था कि आपका जनरल रिजर्व हर क्वेश्चन में बढ़ाई है नॉर्मली विदाउट एनी पर्पस, तो बढ़ाई है ना, किसी रीजन से कम हुआ है तो वो रीजन रहे हैं कि साहब हमने उसमें से बोनस शेयर इशू कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमका कर दिया, लेकिन
इसमें से क्या हुआ है कि इसमें आपका जनरल रिजर्व नॉर्मली कम हुआ है, तो इसका मतलब जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये माना जाएगा, बातें करते हुए रेंची की सकी, तो इसमें ये माना जाएगा कि जो हमारे 20,000 रुपए जनरल रिजर्व के कम हुए हैं वो हमारे एडेड बैक हुए हैं। तो उसको करोगे क्या, जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कर रहे होंगे तो लिखना वही ट्रांसफर टू रिजर्व, लेकिन नेगेटिव साइन लगा देना 20,000 के आगे। समझ में आ गया? 20,000 रुपए आपने, अब लोगों से जल्दबाजी में पेपर में क्या करोगे मालूम है, 70, 50, 20 जोड़ जाओगे, क्योंकि अमूमन आपको वही प्रैक्टिस है। जनरल रिजर्व के बारे में आपके सामने कभी आया ही नहीं कम होने वाला, तो आप वही करते चले जाओगे, 20,000 जोड़ जाओगे। तो सर ने बताया कि ट्रांसफर टू रिजर्व जोड़ दे, बेटा वो घट रहा है, 70 से 50 हुआ, 50 से 70 नहीं हुआ। आंखों का धोखा।